Hello everyone, welcome back to another video. This video is gonna be not in a vlog form. ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने सारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड ये वीडियो मैंने इंटायरली अपने फिजियोथेरेपी के इंटर्नशिप के दौरान जो एक्सपीरियंस हुए हैं या फिर मुझे आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो बताना है, ये कंप्लीटली वीडियो उसी के बारे में है. सो या दिस विल बी नॉट इन अ प्रॉपर व्लॉग वाला फॉर्मेट बट एक सिट एंड टॉक वाली वीडियो होने वाली है. सो इफ यू गाइज वांट टू नो more about फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप या एक इंटर्न का क्या एक्सपीरियंस रहा है, then please keep on watching this video till the end and do not forget to subscribe to the channel, like, share and comment. Let's quickly start with this video. चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो फिर लेकिन देखो, सबसे पहले आप लोग ये मेहंदी देख रहे होगे मेरे हाथ में. ये एक्चुअली मैंने लगाई है एक शूट करने के लिए और इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि मैंने कोई एक शूट करा है. उसके लिए मैंने ये मेहंदी लगाई है इस पैटर्न में. मुझे मेहंदी लगाना ना बहुत ज्यादा पसंद है. आई लव 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 अप्लाइंग मेहंदी और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो सबसे पहले तो अपन बहुत बेसिक चीज से मैं चालू करती हूँ. फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप जो थी मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ. फिजियोथेरेपी जो है ना एक कोर्स है बीपीटी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि 4.5 साल मतलब 4.5 years का कोर्स होता है, जिसमें 4 years ऑफ थ्योरी एंड हाफ ईयर दैट इज 6 months उसका हमको फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप करनी पड़ती है. दैट इज यू हैव टू वर्क इन अ हॉस्पिटल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, बट यू हैव टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपी इंटर्न. तो वो जो 6 महीने का पीरियड होता है, 6 महीने में जैसे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं. आप किसी कोई कॉलेजेस होते हैं या आई थिंक मैक्सिमम कॉलेजेस होते हैं जो अलाउ कर देते हैं कि आप किसी और इंस्टीट्यूट में या किसी और हॉस्पिटल में जाके वर्क कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपी इंटर्न, या एक्चुअली इंटर्नशिप कर सकते हैं, वर्क नहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं. बट जैसे मेरा कॉलेज था उसमें कंपलसरी था कि आपको 1 month ऑफ फिजियोथेरेपी इंटर्नशिप अपने ही कॉलेज से, दैट इज मेरा कॉलेज है कैरियर कॉलेज इन भोपाल, तो मैंने उस कॉलेज में 1 month ऑफ फिजियोथेरेपी का इंटर्नशिप एज एन इंटर्न वर्क करा है. और बाकी रिमेनिंग जो 6 महीने में से 5 महीने बाकी रिमेनिंग थे वो मैंने एक दूसरे हॉस्पिटल से कवर किया और मैंने पूरे 5 महीने दूसरे हॉस्पिटल से कवर किया हुआ है एक ही इंस्टीट्यूट से. सो मेरी 1 month थी कैरियर कॉलेज में और बाकी 5 months थी मेरी दूसरे एक हॉस्पिटल में. सो आपको ये अलग अलग वैरायटी रहती है, जैसे कि आप पूरे 5 महीने एक महीना करके भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में वर्क इंटर्नशिप कर सकते हैं. मतलब आपके ऊपर रहता है वो. तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटर्नशिप का पूरे 6 महीने रहते हैं वो आपको अपने ही इंस्टीट्यूशन से कंपल्सरी कंप्लीट करना रहता है. फॉर मी दिस वाज द थिंग. तो मैंने अपनी जो इंटर्नशिप 5 महीने की करी फ्रॉम एक हॉस्पिटल है जो भोपाल में ही है, मल्टी बेड हॉस्पिटल है एंड वहां पे मतलब सुपर स्पेशलिटी है. उसमें मुझे ऑर्थो, न्यूरो, एक्सीडेंटल केसेस, बर्न केसेस और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑफ्थैल्मोलॉजी, ऐसे वेरियस जो थे डिपार्टमेंट्स, पल्मोनरी, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उस हॉस्पिटल में. सो मैंने उस हॉस्पिटल में वर्क करा एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताऊंगी. जब मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और जब मैं एक कॉलेज में एज एन इंटर्न काम कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैंने कैरियर कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूशन में जब 1 month ऑफ इंटर्नशिप करी है, सो इट वॉज बेसिकली कि आप फ्रोजन शोल्डर, TKR, THR अगर आपको पता है, दैट इज नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट, या फिर पैरालिसिस के पेशेंट हैं, गुलियन-बेरे सिंड्रोम के पेशेंट हैं, या फिर प्लांटर फेसाइटिस के हैं, या नी में जो ACL होता है, ACL टियर के पेशेंट. मतलब प्रॉपर आपको फिजियोथेरेपी को ट्रीट के मतलब फिजियोथेरेपी की कंडीशंस आती हैं जिन्हें आप ट्रीट करते हो, जैसे कि PIVD हो गया या फिर डिस्क हर्निएशन हो गया. सो ये बहुत डिफरेंट जो रहती कंडीशंस रहती हैं, कंप्लीटली एंड प्योरली फोकसिंग ऑन फिजियोथेरेपी. मतलब उसमें सेशंस होते हैं कि हाँ भाई आपको इतने सेशंस के लिए आना पड़ेगा एंड आपको फिजियोथेरेपी कंप्लीटली होली सोलली करवानी पड़ेगी. इसमें ये डिफरेंस होता है कि पेशेंट जो रहता है बहुत अच्छे से चलते फिरते आएगा, भले पेन में आएगा लेकिन चलते फिरते वो आपके क्लिनिक पे, आपके सेटअप पे आएगा, आपके इंस्टीट्यूट में आएगा और वहां आपको उसको गाइड करना है कि भाई ये एक्सरसाइजेस है. नाउ यू हैव टू गाइड एंड यू हैव टू सी एंड ऑब्जर्व एंड करेक्ट द पेशेंट कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. ये तो हो गया हमने जो कैरियर कॉलेज में करा, या हम जो एक कॉलेज में डिपार्टमेंट जो होता है वहां करते हैं, मोडालिटीज लगा देते हैं और बाकी सारी पूरा ट्रीटमेंट होता है. बट जब आप एक हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां वर्क कर रहे हो, सो वहां बहुत डिफरेंट हो जाती है चीजें, क्योंकि वहां पे हम लोग के एक्चुअली थे ICU, CCU, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, सेमी वार्ड्स एंड HDU जो रहती हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसे बोलते हैं, और मतलब ये सारी चीजें थी 2nd फ्लोर पे.
वहां आएंगे कैंसर के पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, वहां आएंगे जिनका अभी अभी उसी हॉस्पिटल में TKR THR ये सब कराया है, अब भी करा हुआ है, कि जिनका लैप्रोटॉमी हुआ है, जिनका लैप्रोस्कोपी हुआ है, डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो भी एडमिट होते हैं, डेंगू के पेशेंट होते हैं। मतलब आपको जो एक हॉस्पिटल का आइडिया है ना कि हाँ भाई हमको ये एलिमेंट है, हार्ट डिजीज के पेशेंट है, रोमेटॉइड हार्ट डिजीज जो रहती है, फिर किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और ट्यूबरकुलोसिस, मतलब बहुत सारे ऐसी कंडीशंस रहती हैं जिसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल होता है, बट मेजरली होता है उनका हॉस्पिटल रोल जो रहता है उनका। अब आपका काम रहता है एज एन फिजियोथेरेपी इंटर्न कि भैया आपको जाना है हर एक पेशेंट के पास पूरे हॉस्पिटल में, और उस पेशेंट को जो इतने दर्द में है, जिसके ब्लड पूरा ड्रेन के थ्रू ब्लड निकल रहा है, डिफरेंट फ्लूइड्स निकल रहे हैं, जिसके वुंड्स हैं, स्टिचेस हैं, ड्रेसिंग हो रही है, अब आपको क्या करना है, आपको उनको ट्रीट करना है, उनको फिजियोथेरेपी करानी है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं वो पेशेंट अगर मतलब जो लेवल उसका है कि वो लेटा है पूरे टाइम, या ही इज नॉट मोबाइल, ही इज नॉट मच इनटू अपने आप चीजों को करना, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उसको कहीं प्रेशर सोर्स तो नहीं हो गए हैं, कहीं उसको बेड सोर्स तो नहीं हो गए हैं। तो हमको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, कौन सा पेशेंट है जो कि टर्न अपना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है कि नहीं, उसके वाइटल्स, जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो हमको देखना रहता है कि उसके वाइटल्स जो रहते हैं वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इतने डिफरेंट, इतना ज्यादा डिफरेंट और मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्विंग पेशेंट्स हेल्थ, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एक भी चीज को स्किप ना करें, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, और आपको जनरल प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। जनरल एक प्रोटोकॉल आपका जो फॉलो हो रहा है वो तो हो रहा है, बट उसके अलावा भी आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं। वहां ध्यान रखना है कि अगर आप पेशेंट की जनरल मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं, अगर आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, हमको लेकिन सिर्फ वो मेंटेन नहीं करना, भैया ये पेशेंट है इसको मेंटेन करना, हाँ चलो करवा दी एक्सरसाइज, नहीं। यू हैव टू फर्स्ट चेक द वाइटल्स में BP और ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, जो भी सारी पूरी मॉनिटर पे आती हैं डिटेल्स, हमको उनको चेक करना है। एंड देन द सेकंड थिंग इज हमको पेशेंट की अवेयरनेस चेक करना है, मतलब GCS चेक करना है। एट द सेम टाइम किस पेशेंट को करवाना है, किस पेशेंट को नहीं करवाना है, वो भी ध्यान रखना है। अगर कोई पेस मेकर का पेशेंट है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड की जो वाइब्रेटर मशीन रहती है जो कि कफ सिक्रीशंस को बाहर निकालने के लिए यूज करी जाती है, वो आपको पेस मेकर जिनको लगा है उनको यूज नहीं करनी है। अब ये सारी डिटेल्स आपको कहां से पता चलेंगी? यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू द फाइल्स। नाउ वी वर वर्किंग, या वी वर इनटू द इंटर्नशिप, सो वी वर इंटर्न्स, सो वी वर नॉट अलाउड टू गो थ्रू द फाइल्स, क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल का विच इज वेरी लाइक देयर थिंग, विच इज वेरी पर्सनल। तो उसमें जो रहता है प्रॉपर सारी चीजें लिखी रहती है, डॉक्टर्स नोट, नर्सेज नोट, और सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, सारी डिटेल्स होती हैं उसमें। सो यू हैव टू टॉक टू द फिजियोथेरेपिस्ट हु इज वर्किंग देयर। आपको उनके साथ मिलके पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री जाननी है, उसका क्या चल रहा है अभी ट्रीटमेंट, उसके इन्वेस्टिगेशंस के क्या रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप वो फाइल नहीं देख सकते, इसलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से लेनी है। एंड देन यू हैव टू टॉक टू द पेशेंट इफ ही इज डेफिनेटली, अगर वो अवेयर होगा तो आपको उसकी GCS और उसके रेंज ऑफ मोशन, आपको उसकी मोबिलिटी, आपको ये देखना है कि कोई और क्रेपिटस साउंड तो नहीं है, कुछ और जो रहते हैं ड्रेन्स तो नहीं लगे, ये सारी चीजें आपको पेशेंट से बात करके पता चलेंगी। सो इंटर्न के, अगर आप एज इंटर्न काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू फर्स्ट टॉक टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देन योर वर्क स्टार्ट्स टू कि अब हमको उसको फिजियोथेरेपी करवानी है। नाउ दिस इज डे 1 व्हेन अ पेशेंट एंड व्हेन अ न्यू पेशेंट इज एडमिटेड, दिस इज डे 1, सिर्फ ये डे 1 का होता है, और फिर सेकंड डे से आप जो रहता है जनरल आपको पता रहता है कि क्या करना है। नहीं तो वहाँ के नर्सेज या डॉक्टर्स भी सपोर्टिव रहते हैं टू टेल यू गाइस कि भाई इनको करवाना है या नहीं करवाना है। अगर किसी का डे 1 है पोस्ट ऑपरेटिव, हमको उनको नहीं करवाना रहता है। मोस्ट प्रोबेबली इन कार्डियक एंड न्यूरो पेशेंट्स या फिर जिनका ऑपरेटेड रहते हैं वो ऑलरेडी इतना पेन में रहते हैं कि हम उनको नहीं करवाते हैं। डे 2 से जो रहता है, डे 0 मतलब कि उसी दिन ऑपरेट हुआ है, सो डे 1 इज द नेक्स्ट डे, तो हम डे 1 से हम ट्रीट करना चालू करवा सकते हैं उनको। नाउ आई विल टेल यू अबाउट LRTI का पेशेंट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ऐसा एक पेशेंट, मतलब वहां पे काफी पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली एजेड, उन लोगों को हमको एक्सरसाइज करवानी है। सो एक्सरसाइज में नॉर्मल अगर मैं देखूं जनरल पेशेंट का क्या प्रोटोकॉल रहता है, सो उसमें प्रोटोकॉल में आपको सारे लिम्स के including the smallest, the phalanges also, you have to mobilize the phalanges as well। आपको normal range of motion हर एक digit से लेकर पूरे पैरों की, हाथों की सारी मूवमेंट्स आपको करवानी रहती हैं। सो इट इंक्लूड्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज एंड ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइजेज ऑफ ऑल द जॉइंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट स्पाइन। सो यू हैव टू मेक द पेशेंट सिट अवेयर
एंड देन मेक हिम डू दी एक्सरसाइजेस। जो पेशेंट अनकॉन्शियस रहते हैं या सेमी कॉन्शियस रहते हैं या जो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स रहते हैं, उन लोगों को हमको अलग से खुद पैसिवली सारे मूवमेंट्स करवाने रहते हैं। अब इसके बाद आती है स्पायरोमेट्री। हमको टेक केयर करना है कि पेशेंट की लंग कंडीशन, पल्मोनरी कंडीशन जो है वो भी नॉर्मल रहे या वो भी हम ऑन चेक रखें। अगर उसको कफ सिक्रीशंस जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हो जाता है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट या एज अ फिजियोथेरेपी इंटर्न कि हम उन सिक्रीशंस को एक्सपेल आउट करवा सके और पेशेंट को किसी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। उसके लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं, जिसमें हम वी मेक दिस कप शेप्ड मूवमेंट जो आपने पढ़ा होगा। दीज आर द टेक्निक्स टू कफ आउट, टू मेक द सिक्रीशंस आउट ऑफ, लाइक यू हैव टू एक्सट्रैक्ट और एक्सपेल द सिक्रीशन आउट। तो उसके लिए हमको बैक में एंड फ्रंट में ये मूवमेंट रिदमिकली करना रहता है। नाउ टेल मी व्हाट मूवमेंट इज दिस। जो फिजियोथेरेपी के व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट डाउन कि हम इस मूवमेंट को जब हम टैपिंग करते हैं इस तरीके से, तो हम इस मूवमेंट का एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट डाउन एंड टेल मी। सो हम लोग ये मूवमेंट्स कराते हैं। इसके अलावा हम स्पायरोमेट्री करवाते हैं, जिसमें एक डिवाइस होता है, 3 बॉल्स होती हैं और उनके अलग अलग रेजिस्टेंस रहते हैं। उनको हमको ब्लो करवाना रहता है और अंदर सक करवाना रहता है। सो दीज आर द 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट वी डू। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन, सारे मूवमेंट्स जो रहते हैं वो सब करवाना, और जिनको नेसेसरी है उनको वाइब्रेटर भी अप्लाई करना होता है। सो दिस इज द वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स। और हाँ, जो पेशेंट अभी ऑपरेट होकर आए उनको मोबाइल करवाना है हमको, मतलब एक POD सेकेंड थर्ड से हम उनको मोबिलाइज करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैसे जो ड्रेन्स जिन पेशेंट को लगे, ड्रेन्स मतलब कि जो पाइप रहता है, एक पाइप को हम बॉडी में अटैच कर देते हैं। जिस भी जगह का ऑपरेशन हुआ रहता है वहां पे वेस्ट ब्लड जो रहता है वो अक्यूमुलेट होता है। सो उसको अंदर एक पाइप अटैच कर देते हैं उस पार्ट से, ताकि जितना वो पेशेंट मोबिलाइज होगा, मतलब चलेगा फिरेगा और मूवमेंट करेगा, उतना ही वो जो पूरा एक्सेसिव वेस्ट ब्लड है वो उस पाइप के थ्रू एक बैग में कलेक्ट हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट बैग्स, अटैचमेंट्स और बैग्स अटैच्ड रहते हैं। सो हमको उन सारी चीजों का ध्यान रखना और पेशेंट को उसी के साथ में मोबिलाइज भी करवाना है। नाउ योर साइकोलॉजिकल पार्ट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, बिकॉज नाउ द पेशेंट इज ऑलरेडी डीमोटिवेटेड, ही इज इनटू एन इरिटेटिंग मूड, और आपको उसको पंप आउट करना है कि नहीं, उसको मोटिवेट करना है कि नो यू हैव टू गेट अप, ही इज इन पेन। वो आपको देगा, आपको प्रॉब्लम देगा बहुत ज्यादा, नहीं सुनेगा आपका, बट यू हैव टू नो, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। व्हेन यू वर्क विद एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट, तब आपको एक्सपीरियंस आता है। और नहीं भी अगर ऐसा कोई अच्छा गाइड आपको मिला है, सो यू हैव टू बिल्ड इट बाय योरसेल्फ। धीरे धीरे जब हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक्सपीरियंस होता जाता है ना, सो वील गेट एन आइडिया कि हमको उनको कैसे टैकल करना है। सो येस, लाइक इट टुक मी अराउंड 1.5 or 2 months टू गेट एन आइडिया कि पेशेंट से ढंग से कैसे उसको कन्वेंस करना है विदाउट उसको इरिटेट करे हुए कि भाई आपको वॉक करनी है, इवन दो यू आर इन सच अ पेन, बट इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है अगर वो वेस्ट ब्लड अंदर ही रह गया या फिर अगर वो सिक्रीशंस जो है वो अंदर ही रह गए। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस एंड मेक द पेशेंट कॉन्शियस एंड मेक द पेशेंट अवेयर। उसको ये भी बातचीत करते हुए और आपको कम्युनिकेट करना है, बिकॉज आई थिंक in a condition like in a hospital वाली condition, it's very necessary कि हम पेशेंट को मोटिवेटेड रखें, हम पेशेंट को कैसे एक होमली एक टच हम कनेक्शन उसके साथ बना सकते हैं। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, because I think doctors and nurses they come and go, but as a physiotherapist you have to stay in touch with the patient कि वो आपको देखकर वो कनेक्शन फील कर सके, क्योंकि अगर आपने वो कनेक्शन नहीं बनाया पेशेंट्स के साथ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आपकी बात सुनेगा। वो मोस्ट प्रोबेबली इरिटेट हो जाएगा और मना कर देगा कि नहीं हमें नहीं करवानी। सो यू हैव टू मेक द पेशेंट, एंड फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो इट्स बेटर टू कीप अ वेरी पॉजिटिव एंड अ हेल्दी एनवायरमेंट कि आपको देखकर ही खुश हो जाए पेशेंट। तो मेरा इंटर्नशिप टाइम रहता था 10 to 2 o'clock, सो यू हैव टू गो। बस ऐसा होता था कई बार कि आप जा रहे हो, अपना बैग रख रहे हो, पानी पी रहे हो। मेरी आदत थी कि हमेशा वर्क करने के पहले, इंटर्नशिप में अंदर जाने के पहले, आई यूज टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि वो एक ही टाइम होता था कि हमको इतना टाइम मिले कि हम पानी पी सके। और फिर बीच में से जब आप 10 बजे से लगते थे, सो यू हैव टू बी लाइक पूरे टाइम भागना इधर उधर, पेशेंट चलाना, एक्सरसाइज करवाना, वो सारी चीजें 2 बज ही जाते थे, 1:30-2 बज जाते थे। फिर ही जाकर बैठने का टाइम मिलता था और आराम मिलता था थोड़ा। 10 से 2 बजे तक का टाइम आई थिंक बहुत फीजिबल होता है, इतना टाइम इज लाइक फाइन। उसके बाद फिर मैं घर आती थी, घर आकर रेस्ट करके, एंड देन फिर मेरी शाम की जो पेशेंट विजिट, पर्सनल विजिट्स होती थी, उस पर मैं जाती थी। सो इट वॉज लाइक अ वेरी एकदम टाइट स्केड्यूल हो जाता था, फ्रॉम 10 to 2 एंड देन फ्रॉम 4 या 5 o'clock से लेकर पूरा शाम के 7-8 बजे तक पेशेंट विजिट्स रहती थी मेरी। सो दिस वाज माय स्केड्यूल व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप। मेरी इंटर्नशिप जो थी वो अक्टूबर में ही खत्म हो गई थी। अब आते हैं हम बात पे कि कितनी फीस वगैरह देनी रहती है। सो आई यूज्ड टू पे टू द इंस्टीट्यूट टू वर्क एज एन इंटर्न, टू डू द इंटर्नशिप ओवर देयर। सो फॉर लाइक द पर मंथ was 1,500 rupees that I used to pay to the institute.
मैंने कुछ भी, मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए स्टाइपेंड के रूप में, आई यूज टू पे देम। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको, मतलब काफी इंस्टीट्यूट्स में आपको पेमेंट दी जाती है, ना कि ली जाती है, बट हाँ कई जगहों पर हमको खुद को पे करना रहता है। ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप यू गेट द इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो द इंस्टीट्यूट, जो कि जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसने मुझे एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया, एंड देन आई टुक दैट सर्टिफिकेट टू द इंस्टीट्यूट, दैट इज कैरियर कॉलेज, जो मेरा कॉलेज है, वहां पे जाकर आपको उसको सबमिट करना रहता है कि हाँ, उसमें इंस्टीट्यूट में रहता है कि हाँ इसने 5 मंथ्स ये स्टूडेंट ने यहाँ से इंटर्नशिप करी है, या फिर जितना भी मंथ्स आपने जहां से भी करी है, हर जगह से आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको जमा करना रहता है वो रहती है 2 फोटोज आपकी पासपोर्ट साइज, उसके अलावा एक आईडी प्रूफ जो मैंने आधार कार्ड अपना करा था, उसके अलावा एक आपको अपनी जितनी भी मार्कशीट्स आपकी हैं वो सारी मार्कशीट्स 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर की मार्कशीट्स आपको जमा करनी रहती है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको जहां पर इंटर्नशिप करनी है वहां पे अप्लाई करने के लिए डालनी पड़ती है। और एक एप्लीकेशन भी अटैच करना पड़ता है जिसमें यू हैव टू मेंशन ऑल योर डिटेल्स, आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीजें, और आपको आपके बैच क्या है, जैसे मेरा 2016 बैच है, सो वो सारी डिटेल्स आपकी एक एप्लीकेशन में रहती है, और आपको अपने रेज्यूमे के साथ एक रेज्यूमे भी प्रिपेयर करना रहता है। सो ये सारी चीजें आपको जमा करनी रहती हैं फॉर अप्लाइंग टू एन इंटर्नशिप। मेक श्योर टू टेक पिक्चर ऑफ या स्कैन एवरी डॉक्यूमेंट, बिकॉज कई डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं फिर हमें नहीं मिलते। सो मेक श्योर कि आप हर एक डॉक्यूमेंट की, जो आप दे रहे हो, जमा कर रहे हो, सबकी एक फोटोग्राफ लेना बहुत जरूरी है। स्कैन करके रख लो अपने पास, कभी भी काम आ सकता है। इनफैक्ट जो नो ड्यूज रहते हैं ना, उनका भी स्कैन कॉपी रखना अपने पास, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो जमा हो गए ना, फिर आपको नहीं मिलने वाले वापस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग एंड लेंथी, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट मैंने शूट जो करा है उसको मैं अपलोड करूंगी बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।